हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इकोलॉजी यूनिट के अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो हम लोग कोशिश करके इसको 1, 2 या 3 वीडियोज़ में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर को यानी इकोसिस्टम को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं किसकी, इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? बेसिक ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो किससे बनता है? दैट इज बेसिकली द एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गन्स जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जब ऑर्गन साथ में आ जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम यानी कि ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, ये ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बनता है। ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? ऑर्गन्स टिश्यू से बनते हैं। टिश्यू कैसे बनता है? टिश्यू सेल से बनता है। और सेल्स कैसे बनते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। अब अगर बात करें ऑर्गेनिज्म की, तो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स जब साथ में आ जाते हैं तब वो पॉपुलेशन बनाते हैं, और पॉपुलेशन के ग्रुप्स को हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। और जब बहुत सारी कम्युनिटीज को ग्रुप मिला दिया जाता है, आई मीन द ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज इज नोन एज इकोसिस्टम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। और जब हमारा इकोसिस्टम मिलता है तो बायोम बनता है, और जब बायोम मिल जाते हैं तो हमारा बायोस्फीयर बन जाता है। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं किसको, इकोसिस्टम के विषय में। तो इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो इकोसिस्टम है इट इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये हमारे नेचर, हमारी प्रकृति की इकाई है। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जिसमें ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इन विच ऑर्गेनिजम्स interact among themselves and their physical environment बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी बेस लेकर के चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आना है नीट में। तो हम लोग एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो इकोसिस्टम की जब बात करते हैं तो इकोसिस्टम का साइज कोई फिक्स नहीं होता है। इकोसिस्टम बहुत छोटे से लेकर के बहुत विशालकाय, बहुत लार्ज हो सकता है। दैट इज, अगर हम लोग इसके साइज की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द साइज ऑफ आवर इकोसिस्टम, देन इट वेरीज। ये वेरी करता रहता है। ये एक पॉन्ड से लगा करके, हमारा एक पॉन्ड भी इकोसिस्टम है। ठीक है, ये एक लार्ज सी है या ओशन है, वो भी एक इकोसिस्टम है, या हमारा फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है। ठीक है, और किसी भी इकोसिस्टम को सरवाइव करने के लिए और चलते रहने के लिए, यानी कि सस्टेन करने के लिए लगातार सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली सन ही क्या है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से एनर्जी पौधे लेते हैं, पौधे उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, और ये आगे चल करके फ्लो करता है थ्रू आउट द ऑर्गेनिजम्स। तो इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं तो फॉर इट्स सर्वाइवल, इकोसिस्टम के सर्वाइव करने के लिए और सस्टेनमेंट के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? कॉन्टिन्यूअस, और वी कैन से कांस्टेंट सोलर एनर्जी इनपुट। कांस्टेंट सोलर एनर्जी इनपुट, इसकी आवश्यकता लगातार पड़ती रहती है। अच्छा, जब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, तो हमारा जो बायोस्फीयर है, इसको भी हम लोग इकोसिस्टम कह देते हैं। ठीक है, यानी जितने भी प्लैनेट पर पौधे हैं, एनिमल्स हैं, जो भी लोग हैं, इन सब को हम लोग एक सिंगल इकोसिस्टम कह देते हैं। यानी ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को हम लोग ग्लोबल इकोसिस्टम कह देते हैं। इसको भी क्या बोल दिया जाता है? ग्लोबल इको
ecosystem. It is known as global ecosystem. It is basically collection of all the ecosystem present on the planet. ठीक है, अब देखिए इकोसिस्टम के अगर हम लोग टाइप्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम हमारा बेसिकली दो तरह का होता है. एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम. तो एक हो जाएगा हमारा नेचुरल इकोसिस्टम, एक हो जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम भी कह देते हैं. ये हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है, इट कुड बी ऑन लैंड, ये लैंड पर भी हो सकता है, और इट कुड बी इन वाटर, ये वाटर में भी हो सकता है. अगर इकोसिस्टम लैंड में है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोल देते हैं, और अगर वाटर में है तब इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम बोल देते हैं. ऐसे ही हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम या फिर मैन मेड इकोसिस्टम भी दोनों जगह पर हो सकता है. इट कुड बी ऑन लैंड. लैंड की अगर बात करते हैं तो जैसे हमारा क्रॉप फील्ड जो है, क्रॉप फील्ड जो है, ये हमारा क्रॉप फील्ड भी एक लैंड इकोसिस्टम है जिसको ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट से क्रिएट किया गया है. हमारा जो क्रॉप फील्ड है ये लैंड इकोसिस्टम में आ जाएगा. और हमारे घर में टेबल पर रखा हुआ या फिर हमारे घर में कहीं पर भी फिक्स जो हमारा एक्वेरियम है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है. वो भी एक छोटा सा इकोसिस्टम होता है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और अगर आपसे पूछा जाए मैन मेड सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, दैट सो इट इज अवर क्रॉप फील्ड यानी कि एग्रो इकोसिस्टम. इसको हम लोग एग्रो इकोसिस्टम भी कह देते हैं. और ये आप पॉइंट जरूर याद रखिएगा, एग्रो इकोसिस्टम जो होता है, अवर एग्रो इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट एंथ्रोपोजेनिक और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. उसके बाद किसी भी इकोसिस्टम को परफॉर्म करने के लिए वहां पर लगातार एनर्जी का आना ज़रूरी है, यानी एनर्जी इनपुट ज़रूरी है, क्योंकि उसी से प्रोडक्टिविटी होगी. प्रोडक्टिविटी होगी तो उस एनर्जी का आने के बाद उसका ट्रांसफ़र होना भी ज़रूरी है. ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एनर्जी आउटपुट जो होगा, जो एनर्जी का लॉस होगा, डिग्रेडेशन होगा. अच्छा, तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो हम लोग देखते हैं कि इकोसिस्टम को परफॉर्म करने के लिए, फॉर एन इकोसिस्टम टू परफॉर्म, या मैं लिख दूं इकोसिस्टम परफॉर्मेंस के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, एनर्जी इनपुट की आवश्यकता है. एनर्जी इनपुट विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी के रूप में हो सकता है. दूसरा एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है. और ये किस फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन, फूड चेन की मदद से, या फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की मदद से, या फिर फूड वेब की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र में आ जाएगा. और उसके बाद क्या होता है बच्चों, एनर्जी आउटपुट की बात की जाती है, जिसमें एनर्जी लॉस हो जाएगा. एनर्जी इज लॉस्ट. हम लोगों को पता भी है 10% लॉ यही कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या फिर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है, रेस्ट 90% इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो यहाँ पर एनर्जी लॉस की बात करेंगे या फिर डिग्रेडेशन की बात करेंगे, ये बात यहाँ पर हो जाती है. अब उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात अगर करें तो हमारे इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ जिनको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं और कुछ जिनको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. तो इफ वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इफ वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट, वन इज आवर बायोटिक यानी लिविंग एंड अदर इज आवर एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो दो कंपोनेंट्स हैं और इन्हीं दोनों के इंटरेक्शन से एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है जो किसी भी इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है. इनके इंटरेक्शन से क्या बनता है बच्चों, एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है
जो क्या है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इकोसिस्टम, जो किसी भी इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। अच्छा, और बच्चों जब हम लोग इन ऑर्गेनिजम्स को, इन बायोटिक कंपोनेंट्स बेसिकली अगर बात करें, अलग अलग स्पीशीज जो हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग लेवल्स पर अरेंज होते हैं, तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके नीट और बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ species occupying different levels is known as, इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। इसको हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन के एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें तो मान लेते हैं एक इकोसिस्टम है हमारा, मान लीजिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम है हमारा। तो इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, ट्रीज जो होंगे वो सबसे ऊपर के लेवल पर होंगे, उनसे नीचे हमारे श्रब्स वगैरह होंगे, और उनसे नीचे क्या होंगे, हर्ब्स या ग्रासेस होंगी। ठीक है, तो एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में टॉप पर कौन होता है, ट्रीज, ये टॉप लेवल पर हो गए। उसके बाद मिडिल में कौन हो जाएगा हमारे पास, मिडिल लेयर में कौन हो जाएगा, हमारे श्रब्स हो जाएंगे बच्चों, श्रब्स हो गए। और बॉटम लेयर को कौन बनाएगा, यानी बॉटम में कौन रहेगा, इट विल बी ग्रासेस और वी कैन से हर्ब्स, ये हो जाता है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमारी इकोसिस्टम जो है एक यूनिट, एक इकाई की तरह काम करता है, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेचर का, नेचर की इकाई है। तो इस इकाई को कैसे काम कराया जाता है, ये कैसे काम करता है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इकोसिस्टम, पहले एक बात समझ लेते हैं कि इकोसिस्टम जो होता है, इट फंक्शंस एज यूनिट। ये यूनिट के फॉर्म में क्या करता है, फंक्शन करता है। और जब ये फंक्शन करता है तो चार बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। इन्हीं चार चीज़ों पर हमारा चैप्टर बेस्ड है। ये चार चीज़ें कौन सी हैं, ये चार चीज़ें हैं प्रोडक्टिविटी। कोई इकोसिस्टम अगर फंक्शन कर रहा है तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शनल इकोसिस्टम है, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी होगी, वहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा होगा, वहाँ पर एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा, और वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनकी साइक्लिंग हो रही होगी। तो एक एक करके देखना है इन सब चीज़ों को। पहला आता है हमारा प्रोडक्टिविटी हो रही होगी वहाँ पर। दूसरा आ जाएगा बच्चों वहाँ पर डिकम्पोजिशन। तीसरा आ जाएगा हमारा एनर्जी फ्लो, और चौथा आ जाएगा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। चौथा क्या आ जाएगा बच्चों, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अच्छा, अब देखिए बच्चों, प्रोडक्टिविटी की पहले बात करेंगे। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, यानी जितना भी ऑर्गेनिक मैटर किसी इकोसिस्टम में बनता है उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, हम यहीं पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो इट इज बेसिकली द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। इट इज द रेट ऑफ बायोमास यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास के प्रोडक्शन के रेट को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, अब ये प्रोडक्टिविटी जो है, ये प्रोडक्टिविटी बेटा अपने आप में दो तरह की है। वन इज आवर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरी होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। वन इज आवर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड अदर इज आवर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और दूसरा क्या है हमारा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भी बायोमास बन रहा है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, उसको हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में
जोड़ते हैं, और जो कंज्यूमर्स के अंदर बायोमास का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। यानी आप ऐसे और इजी कर लीजिए, प्रोड्यूसर्स के अंदर, प्रोड्यूसर हमारे प्लांट होते हैं, प्रोड्यूसर के अंदर बनने वाला ऑर्गेनिक मैटर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दर्शाता है। और भाई प्रोड्यूसर कैसे बनाएंगे ऑर्गेनिक मैटर? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और हमारे कंज्यूमर्स के अंदर जो बनेगी ऑर्गेनिक मैटर जो फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो बेसिक लेवल पर हम इसको डिफाइन कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, या फिर मैं ऐसे लिख दूं बायोमास विच इज फॉर्म्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना है। किसके थ्रू बना है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना है। किसमें? प्लांट्स में या फिर प्रोड्यूसर्स में। इसको हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज द बायोमास प्रोडक्शन, इट इज द बायोमास प्रोडक्शन इन कंज्यूमर्स, इन कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में बच्चों जो बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है इसको हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम लोग? मेनली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को समझना है हमारी बुक में। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इट इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म्स। इसको दो फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक तो वेट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग इसको, वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ वेट, और वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर एनर्जी के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। वेट के फॉर्म में तो वेट तो हमारा ग्राम या किलोग्राम होता है, और एनर्जी को कैलोरीज में हम लोग नापते हैं, ठीक है। तो वेट क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जब हम इसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को वेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो इट विल बी पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। और एनर्जी क्या हो जाएगी? इट वुड बी किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये एनर्जी के फॉर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे तो उसकी यूनिट हो जाएगी। अब देखिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो फॉर्म्स में, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है टोटल जो बायोमास बना फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। प्लांट में टोटल जितना खाना बन गया, जितना ऑर्गेनिक मैटर बन गया, वो क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और कुछ खाना तो भाई प्लांट खुद भी यूज करेगा ना एनर्जी बनाने के लिए, रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन में उस खाने की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी और एनर्जी बनेगी, यही तो होता है ना रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में वो जितना बायोमास यूज कर लेगा उसको हटा करके जो बचेगा वो होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो टोटल जो बन रहा है वो हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, उसमें से रेस्पिरेशन में जो यूज कर लिया गया उसको हटा करके जो बचा वो क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और बच्चों नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाई प्लांट ने जो खुद खाना खा लिया वो थोड़ी दूसरा ऑर्गेनिज्म जब प्लांट को खाएगा तो वो खाना उसमें थोड़ी जाएगा, वो तो प्लांट ने खुद खा लिया। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, वो तो खाना प्लांट ने खुद यूज कर लिया, ठीक। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के टाइप्स को। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के टाइप्स को हम लोग समझते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपने आप में दो टाइप्स की हो सकती है, एक है बच्चों ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि जब आप पढ़ें तो आप एनसीईआरटी साथ लेकर के बैठें और साथ में देखते जाएं उसमें कि हम जो जो चीज़ें बता रहे हैं वो आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं या वो यहाँ वहाँ पर हैं या नहीं है। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन सामने लिख करके या एक्सप्लेन करी जा रही है अच्छे से, और आप एनसीईआरटी में भी उसको मार्क कर सकते हैं और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने दिमाग में रख सकते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब टोटल बायोमास। टोटल बायोमास जो बना है किसके थ्रू? टोटल बायोमास प्रोडक्शन थ्रू फोटोसिंथेसिस। टोटल बायोमास प्रोडक्शन थ्रू फोटोसिंथेसिस। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर, यानी कि जो रेस्पिरेशन में यूज हो गया वो जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड इट इज अवेलेबल फॉर हर्बीवोर्स या कंज्यूमर्स। इट इज अवेलेबल फॉर हर्बीवोर्स
यही हर्बीवोर्स के लिए या फिर जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, तो ये किसके बारे में हो गया, इसके बारे में। अब थोड़ा सा डेटा हमारी बुक में दिया हुआ है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो एनुअल है पूरे बायोस्फीयर की, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब कि पूरे साल में हमारी पृथ्वी पर जो भी ऑर्गेनिक मैटर बनता है वो कितना होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स। ठीक है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है पूरे बायोस्फीयर की वो कितनी है, 170 बिलियन टन्स। ठीक है, इसमें बच्चों 55 बिलियन टन्स जो आता है वो हमारे ओशन से आता है। 55 बिलियन टन्स कहाँ से आता है, ओशन से आता है। और 115 बिलियन टन यानी 115 बिलियन टन्स जो आता है बच्चों वो कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम या इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द लैंड, ये जमीन पर होता है बायोमास प्रोडक्शन। अब आपके दिमाग में एक सवाल स्ट्राइक करना चाहिए भाई कि ओशंस जो हैं इट ऑक्यूपाइज अप्रॉक्स 70% एरिया, है ना, ये पृथ्वी पर, ये प्लैनेट पर 70% एरिया क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बायोमास का प्रोडक्शन बहुत कम है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि समुद्र की गहराई में 500 मीटर से ज़्यादा डेप्थ में लाइट जाती नहीं है, सनलाइट पहुंचती नहीं, तो वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं को पता भी नहीं है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन के बारे में। तो फिर वो कैसे खाना बनाते हैं या फिर वो कैसे एनर्जी का इस्तेमाल, एनर्जी अटेन करते हैं, थ्रू हाइड्रोथर्मल, वहां पर हाइड्रोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपकी बुक में पूछा भी हुआ है, वहीं पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ओशंस में हमारे लो प्रोडक्टिविटी क्यों है, वाई लो प्रोडक्टिविटी, इसका रीजन होगा ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट इन डेप्थ्स। ठीक है, और साथ साथ सनलाइट के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी वहां पर बेटा कम रहते हैं, उतने ज्यादा नहीं रहते हैं। ये बात हो गई इसकी, ये हो गई हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, ये प्रोडक्टिविटी हमारा पूरा हो गया। प्रोडक्टिविटी में हम लोगों ने देखा बायोमास प्रोडक्शन दो तरह की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी अपने आप में दो तरह की, नेट प्राइमरी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किसको, डीकॉम्पोजिशन को। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डीकॉम्पोजिशन। इसको मैं एक नई पीडीएफ में बताता हूँ ना, ताकि मैं उसी में कवर कर दूँ पूरा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं किसकी, डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हाट इज डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में टूट जाना। कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसका सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में टूट जाना, टुकड़ों में टूट जाना, उसको हम लोग कहते हैं डीकॉम्पोजिशन। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का किस में टूट जाना बेटा, सिंपलर फॉर्म्स में टूट जाना, सिंपलर फॉर्म्स में टूट जाना। जैसे कि हमारा CO2, जैसे कि हमारा वाटर, जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज डीकॉम्पोजिशन। इसको हम लोग डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। अच्छा, अब देखिए हमारी पृथ्वी में जो मरे हुए प्लांट और एनिमल्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको भाई डिकम्पोजिशन तो मरी हुई चीज का होगा ना, जिंदा चीज का तो होगा नहीं, तो पहले चीज को मरना पड़ेगा। और मरा हुआ प्लांट या एनिमल क्या कहलाता है, डेट्रीटस कहलाता है। डिकम्पोजिशन किसका होता है, डेट्रीटस का होता है। और हमारा डेट्रीटस क्या होता है, डेट्रीटस इज द डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इट इज बेसिकली द डेड रिमेन्स of plants and animals। बच्चों प्लांट और एनिमल्स के जो मरे हुए अंश होते हैं उनको हम लोग
डिट्रीटस बोलते हैं। जैसे प्लांट में पत्ती है, प्लांट मरने के बाद प्लांट खत्म हो गया, उसकी पत्ती है, उसकी शाख है, उसकी बार्क है, छाल है, ठीक है, उसका फ्लावर है, उसका फ्रूट है, ये सब क्या है, डेट्रीटस है। एनिमल की बॉडी भी ऐसे ही है, वो भी डेट्रीटस कहलाएगी। वहां पर तो फीकल मैटर को भी डेट्रीटस में जोड़ दिया जाता है। ये बात एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से बोली है, इसलिए मैं अलग से लिखना चाहूंगा, इंक्लूडिंग फीकल मैटर। बॉडी पार्ट्स तो हैं ही है, लेकिन उसके साथ साथ फीकल मैटर को भी डेट्रीटस में जोड़ा जाता है। अच्छा, और ये डेट्रीटस किसका काम करता है बच्चों? इट एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। इट एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, इसी पर यानी डिकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस होगा। डेट्रीटस ही हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है, ठीक है। और जब इस पर इसका डिकम्पोजिशन होगा तो अल्टीमेटली हमें गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप्स की हम लोग बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ पा रहे हैं तब। अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन की, तो डिकम्पोजिशन का स्टेप हम लोग देखेंगे यहाँ पर बेटा। लगभग 5 मेजर स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन के? देयर आर 5 मेजर स्टेप्स। तो डिकम्पोजिशन के कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं। देयर आर 5 मेजर स्टेप्स। यहाँ पर 5 स्टेप है, बहुत इजी है। पहले कोई चीज मरेगी तो उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, इसको फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। जब वो छोटे टुकड़ों में टूटेगी तो उससे कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो जमीन के अंदर घुस जाएंगे और अनअवेलेबल हो जाएंगे ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, सॉल्ट के रूप में। उसको हम लोग लीचिंग बोलेंगे। तीसरा, जो बचा हुआ डेट्रीटस के छोटे टुकड़े हैं, इसको तोड़ा जाएगा, इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा बच्चों, जो ह्यूमस हमको मिलेगा वो ह्यूमस का एक्युमुलेशन ह्यूमिफिकेशन कहलाएगा। और जब हमारा ह्यूमस टूटेगा तो उसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला स्टेप। यहाँ पर जो स्टेप्स हैं पहले उनको लिख लेते हैं, फिर वहीं पर समझ लेते हैं तो और इजीली हो जाएगा। पहला स्टेप है बच्चों यहाँ पर, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा? लीचिंग। दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा बच्चों? लीचिंग। तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा बच्चों? लीचिंग के बाद आ जाएगा कैटाबॉलिज्म। क्या आ जाएगा? कैटाबॉलिज्म आ जाएगा। कैटाबॉलिज्म के बाद क्या आ जाएगा? ह्यूमिफिकेशन। ये स्टेप्स आप लाइन से याद रखिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है, इन्होंने स्टेप्स को अरेंज करने के लिए दिया था। ह्यूमिफिकेशन के बाद आ जाता है बच्चों मिनरलाइजेशन। क्या आ जाता है? मिनरलाइजेशन। क्या आ जाएगा? मिनरलाइजेशन, मिनरल्स का निकलना। अच्छा भाई, अब देखिए क्या होता है फ्रैगमेंटेशन में। क्या होता है सबसे पहले एक एक करके अब समझते हैं हम लोग, है ना। और फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पर बच्चों डेट्रीटस जो है हमारा, जो डेड रिमेन ऑफ प्लांट या एनिमल है, पहले तो इसको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ा जाता है, जिसको एनसीईआरटी स्मॉल पार्टिकल्स लिखती है, इसको फ्रैगमेंटेशन कह देते हैं, ठीक। लीचिंग में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन जब हो रहा होता है तो वहां पर क्या होता है? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इंपॉर्टेंट बात है, वाटर सॉल्युबल। आपसे पूछ लेगा ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, तो आंसर विल बी इनऑर्गेनिक। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होंगे बच्चों, दीज वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये सॉइल में जाते हैं और सॉल्ट के फॉर्म में क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। एंड दीज आर अनअवेलेबल फॉर प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अनअवेलेबल हो जाते हैं, ठीक, उनके लिए अवेलेबल नहीं है। ये लीचिंग होती है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जो डेट्रीटस के फ्रैगमेंट्स हैं इसमें से कुछ तो नीचे चले गए, वो लीचिंग हो गया, और कुछ जो बचे हैं टुकड़े बड़े वाले, अब उनको तोड़ा जाएगा माइक्रोब्स की मदद से, ठीक है। तो डेट्रीटस जो है बच्चों, डेट्रीटस के ऊपर फंगल और माइक्रोबियल एक्शन एनसीईआरटी लिखती है। फंजाई का एक्शन, फंजाई और बैक्टीरिया एंजाइम्स वगैरह की मदद से इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं? ये बना देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदल जाना, ये क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और ये किसकी वजह से होता है बच्चों?
इट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया के एंजाइम्स और फंगल यानी कि फंजाई के एंजाइम्स की मदद से। फिर आता है बच्चों हमारा ह्यूमिफिकेशन। फिर क्या आता है? ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमस का एक्यूमुलेशन, ह्यूमस का एक्यूमुलेशन, ह्यूमस का जमा होना सॉइल में, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। हमारा ह्यूमिफिकेशन में ये जो बच्चों ह्यूमस है ना, ह्यूमस डार्क कलर का भुरभुरा यानी कि एमॉर्फस सब्सटेंस होता है विच इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। ह्यूमस इज डार्क कलर्ड, ये डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस है, एमॉर्फस सब्सटेंस विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। इस पर माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत ही धीरे धीरे इसका डिकम्पोजिशन होता है। कहने का मतलब ये है इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। यहाँ पर माइक्रोब्स जो होते हैं, फंजाई बैक्टीरिया जो होते हैं, वो इतनी आसानी से इसको तोड़ नहीं पाते हैं और इसका डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इतना स्लो कि एनसीईआरटी लिखती है एक्सट्रीमली स्लो डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसका डिकम्पोजिशन कैसा है बच्चों? एक्सट्रीमली स्लो डिकम्पोजिशन है। कैसा डिकम्पोजिशन है? एक्सट्रीमली स्लो डिकम्पोजिशन। और फिर आखिरी आता है मिनरलाइजेशन। और मिनरलाइजेशन में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर जो हमारा ह्यूमस है, यहाँ पर जो हमारा ह्यूमस है, दिस ह्यूमस इज ब्रोकन डाउन इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये पूरा आपका हो गया दूसरा स्टेप, दैट इज डिकम्पोजिशन, ठीक। एक चीज ध्यान रखना है बच्चों हमको कि शुरू के 3 स्टेप्स जो हैं हमारे, कौन कौन से? शुरू के 3 स्टेप फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म। दीज 3 ऑपरेट्स साइमल्टेनियसली, ये एक साथ होते हैं। यानी वहीं पर फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, उसी समय लीचिंग भी हो रही है, उसी समय कैटाबॉलिज्म भी हो रही है, तो ये साइमल्टेनियस होते हैं। ये 3 स्टेप्स कैसे हैं बच्चों? साइमल्टेनियस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग थोड़ा डिकम्पोजिशन को देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स डिकम्पोजिशन पर असर डालते हैं बच्चों, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन को ऑक्सीजन की अच्छी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन होगा तो डिकम्पोजिशन और अच्छे से होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को कौन असर डालता है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन की स्पीड अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, ठीक है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इट कुड बी स्लो और इट कुड बी फास्ट। हमारा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो भी हो सकता है और हमारा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट भी हो सकता है। स्लो कब होगा बच्चों? जब कंडीशन एनेरोबिक होगी। जब कंडीशन कैसी होगी? एनएरोबिक होगी। जब टेम्परेचर कैसा होगा? लो टेम्परेचर होगा, ठीक है। अच्छा, और जब हमारा डेट्रिटस जो है ये लिग्निन और काइटिन रिच होगा तब भी डिकम्पोजिशन स्लो होगा, ठीक है। जब डेट्रिटस जो है हमारा, डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, लिग्निन एंड काइटिन, हमारा डेट्रिटस लिग्निन और काइटिन रिच होगा, उस कंडीशन में भी डिकम्पोजिशन स्लो होगा। ये फास्ट कब होगा? इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन, यानी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छी हो तो ये हो जाएगा। वार्म इन्वायरमेंट हो यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो तो ये फेवर करेगा डिकम्पोजिशन को। और यहाँ पर लिग्निन और काइटिन कम और यहाँ पर नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस अगर ज़्यादा है, रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस अगर ज़्यादा हैं यहाँ पर तो भी बच्चों डिकम्पोजिशन का रेट कैसा होगा? तेज होगा। तो दैट वाज अबाउट द सेकंड स्टेप, डिकम्पोजिशन। हमने क्या कहा? 4 स्टेप्स हैं। पहला है हमारा प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा आता है एनर्जी फ्लो और चौथा आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। तो हम लोग ने कुछ चीज़ों को देख लिया है, ठीक है, और 2 पॉइंट्स हम लोग ने देख लिए। इन्हीं 4 पॉइंट में चैप्टर है तो तीसरा पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं ज़रा सा यहाँ पर। तो अब बात करते हैं बच्चों किसकी? लेट अस टॉक अबाउट द एनर्जी फ्लो, ठीक है। एनर्जी फ्लो की बात करते हैं। जब हम लोग एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो हमारे इकोसिस्टम में
एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, इट इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो कैसा होता है बच्चों, इट इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा, इट विल ऑलवेज बी यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, अच्छा अब समझिए क्या होता है सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है यहाँ पर, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वही सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है बच्चों, इट इज सन। ये क्या है हमारा सन, जिसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडी भी कहते हैं। चलिए ये आप लिख लीजिएगा, सेलेस्टियल बॉडी यानी कि सन। अच्छा, लेकिन भाई सन हर जगह थोड़ी अवेलेबल है सनलाइट। भाई अभी हमने आपको बताया कि 500 मीटर से गहराई में तो ओशंस में सनलाइट पहुंचती नहीं है, तो वहां पर कैसे एनर्जी आएगी, वहां पर हाइड्रोथर्मल एनर्जी की बात करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें डीप सी इकोसिस्टम में, तो वहां पर हाइड्रोथर्मल एनर्जी अवेलेबल होती है। हाइड्रोथर्मल एनर्जी। लेकिन जब आपसे कभी भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा जाए तो वो सन है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, एनर्जी को किसी ऑर्गेनिज्म में सस्टेन यानी रोका नहीं जा सकता है। या तो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसने एनर्जी बनाई, प्लांट ने, प्लांट वो एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो गई। ठीक है ना, वो एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो गई ना, वो उसको प्लांट को खा लिया किसी ने, दूसरे में अब उस ऑर्गेनिज्म को, उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा लेगा तो उसमें ट्रांसफर हो गई। तो एनर्जी रुकना नहीं है कहीं पर, ये लगातार ट्रैवल करती रहेगी या फिर ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी नहीं रुकेगी। ठीक, तो एनर्जी के बारे में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। एनर्जी जो है इट इज नॉट ट्रैप्ड बाय ऑर्गेनिज्म। ये रुकेगी नहीं कहीं पर, एनर्जी रोक नहीं सकते तुम। एनर्जी है तो एनर्जी फ्लो करती रहेगी, दुनिया का यही उसूल भी है, एनर्जी रुकेगी नहीं, पावर किसी के पास रुकता नहीं है। ठीक, वो फ्लो करता रहता है। चलिए, एनर्जी ट्रैप नहीं होगी, या तो ये ट्रांसफर हो जाएगी या फिर ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ऑर्गेनिज्म डेड, तो भी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर प्लांट की बात करें, ठीक है, तो प्लांट क्या करते हैं बच्चों, प्लांट जितनी भी सनलाइट आकर के पड़ती है ना पौधों पर, जितनी भी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, प्लांट उसका मात्र 2 से 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, और 50% से भी कम जितनी भी लाइट इंसिडेंट हो रही है उसमें मात्र 2 से 10% प्लांट क्या करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स हमारे पार यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है ना, अच्छा इसका 2 से 10% ही क्या करते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइजेशन होता है 2 to 10% का। ठीक, अच्छा अब देखिए अगर हम लोग इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी की बात करें, इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी की अगर हम लोग बात करें बेटा, इकोसिस्टम के टर्म्स की बात करें, तो हमारा जो इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी है, इस इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी में हम लोग प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं, प्लांट्स को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, और जितने भी क्या हैं एनिमल्स हैं वो प्लांट पर डिपेंड है। भाई डायरेक्टली डिपेंड है, कुछ हर्बीवोर है, कुछ इनडायरेक्टली डिपेंड है। इनडायरेक्टली डिपेंड का मतलब अगर बकरी घास नहीं खाएगी तो मर जाएगी, और बकरी मर जाएगी तो बकरी को खाने वाला ऑर्गेनिज्म भी मर जाएगा। ठीक है, तो एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक, अच्छा तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा अगर प्रोड्यूसर को देखें, हम अगले स्लाइड में चलते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस। अब देखिए अगर हम लोग प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो सनलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई एक्वेटिक इकोसिस्टम भी है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी है ना।
तो अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, लैंड पर पाए जाने वाले इकोसिस्टम की, तो वहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है? यहाँ पर मेनली प्रोड्यूसर का जो काम करते हैं, दे आर हर्ब्स एंड वुडी ट्रीज, हर्ब्स एंड वुडी ट्रीज, ये है यहाँ पर, ठीक है। और अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं किसकी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, इफ यू टॉक अबाउट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, सॉरी एक्वेटिक इकोसिस्टम की, ऑर्गेनिज्म में इकोसिस्टम लिखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होते हैं? यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, एल्गी होते हैं, हायर प्लांट्स जो हमारे पानी के रिसोर्सेज में पाए जाते हैं, तो ये दे कुड बी एल्गी, दे कुड बी फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन समझते हैं आप लोग? इट इज माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, दे आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट, दैट इज फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और क्या हो सकते हैं? हायर प्लांट्स हो सकते हैं। जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जैसे हम इकॉर्निया मान लें, तो वो भी तो हायर ही प्लांट में आ गया ना, फूल वूल होते हैं उसमें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और एक चीज समझते हैं, ये एनर्जी का ट्रांसफर होता कैसे है ना। तो एनर्जी के ट्रांसफर होता है फूड चेन की मदद से। तो फूड चेन क्या है? बेसिकली फूड चेन का मतलब होता है खुद किसी को खाना और किसी के द्वारा स्वयं खा लिए जाना, इसको हम लोग कहते हैं फूड चेन। तो व्हाट इज फूड चेन? हमारा फूड चेन क्या है? फूड चेन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, खुद किसी को खाना और खुद किसी के द्वारा खा लिए जाना, इसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। फूड चेन के अगर टाइप की बात करते हैं बच्चों, तो फूड चेन अपने आप में दो तरह की होती है। एक होती है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन, वन इज अवर ग्रेजिंग फूड चेन एंड अदर इज अवर डेट्रीटस फूड चेन। डेट्रीटस फूड चेन एक है ग्रेजिंग फूड चेन जो प्लांट से शुरू होती है, एक डेट्रीटस फूड चेन है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू। कुछ नहीं, बहुत इजी चीजें हैं पूरे चैप्टर में, ठीक है। पूरी इकोलॉजी में छोटी छोटी सी चीजें हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखने हैं। ग्रेजिंग फूड चेन किससे स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, है ना। और हमारा डेट्रीटस फूड चेन किससे स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, इट स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब ग्रेजिंग फूड चेन दो हो सकती हैं, ये टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर चलने वाली भी हो सकती है, इट कुड बी टेरेस्ट्रियल, और इट कुड बी एक्वेटिक, ये पानी में चलने वाली फूड चेन भी हो सकती है, ठीक। अच्छा भाई, अब टेरेस्ट्रियल कैसी होगी? सिंपल सी जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रास थी, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ठीक है। देखिए ये क्या है, हमारी ग्रास थी, ग्रास को किसने खा लिया? ग्रास हॉपर ने खा लिया। ग्रास हॉपर को किसने खा लिया बच्चों? ग्रास हॉपर को मान लो तुम फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक खा लेता था, स्नेक को ईगल खा लेता था, और क्या होता था? यही तो होता था। तो ग्रास हमारा प्रोड्यूसर है ना, ग्रास हमारा प्रोड्यूसर है, ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर, ठीक है। ग्रास को जो खा रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को जो खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खा रहा है वो टर्शरी कंज्यूमर, ये टॉप कंज्यूमर मान लीजिए आप इसको, क्योंकि इसके बाद फूड चेन हमारे हिसाब से खत्म हो रही है, तो इसको आप टॉप कंज्यूमर बोल दीजिए। इसके आगे कुछ होता तो ये क्वार्टरनरी कंज्यूमर हो जाता, उसमें क्या था, ठीक। अब एक शब्द यहां पर आता है ट्रॉफिक लेवल। हर ऑर्गेनिज्म बच्चों फूड में एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ईच ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसके बाद क्या है? ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये क्या है? ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये क्या है? ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ये क्या है? ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। खत्म हो गई बात। तो ध्यान रखने वाली बात ये है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। जो प्रोड्यूसर है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ठीक। एक्वेटिक इकोसिस्टम भी कुछ इसी तरह से आप मान लीजिए चलेगा। जैसे ये फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होगा, वहां पर प्रोड्यूसर कौन हो जाएंगे? फाइटोप्लैंक्टन। तो मान लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन हो गए, फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन्स ने खाया। जूप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक एनिमल है जो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, ठीक। जूप्लैंक्टन को किसने खाया? स्मॉल फिशेस यानी छोटी मछली ने खाया। छोटी मछलियों को किसने खाया? लार्ज मछली ने खा लिया, लार्ज फिश ने खा लिया,
तो ये हमारा फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर हुआ। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? प्रोड्यूसर, और जो प्रोड्यूसर है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल इसको कहेंगे। ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। और ये हमारा टॉप कंज्यूमर है, ये क्या है? टॉप कंज्यूमर है। ये टॉप कंज्यूमर को आप यहाँ पर T4 भी कह सकते हैं, ठीक। और उसके बाद आता है हमारा डेट्रिटस फूड चेन। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगा। डेड ऑर्गेनिक मैटर भाई अर्थवॉर्म खाएगा, और अर्थवॉर्म को मान लो चिड़िया ने खा लिया, चिड़िया को फैल्कन ने खा लिया, बाज ने खा लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डेट्रिटस आया सबसे पहले, डेट्रिटस डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसको तो भाई हमारा केचुआ खा लेगा, अर्थवॉर्म खा लेगा। अर्थवॉर्म को किसने खा लिया? स्पैरो ने खा लिया, और स्पैरो को भी किसी ने मान लो फैल्कन ने खा लिया, ठीक। तो ये चीज हो गई। इसमें भी आप T1 T2 ऐसे बोल देंगे, यहाँ पर प्रोड्यूसर तो है नहीं, ठीक है। तो T1 T2 T3 T4 ये है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये ऐसे हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि जब कई सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं तो ये क्या बना लेती हैं? फूड वेब बना लेती हैं। इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म्स, ये क्या बना लेते हैं बेटा? दे फॉर्म्स फूड वेब। ये क्या बना लेते हैं? ये बच्चों फूड वेब बना लेते हैं, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि जो हमारा फूड चेन है, कि जो बच्चों हमारा जो फूड चेन है, ये फूड चेन जो होता है, ये फूड चेन हमारा जो है, जो डेट्रिटस फूड चेन है, ये बीच बीच में ग्रेजिंग फूड चेन से भी कनेक्टेड रहता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन इज कनेक्टेड विद, ये किससे कनेक्टेड है बेटा? इट इज कनेक्टेड विद ग्रेजिंग फूड चेन एट सम प्लेसेस। ग्रेजिंग फूड चेन एट सम प्लेसेस। तो ये हो गया बच्चों हमारा जो डेट्रिटस फूड चेन है वो कनेक्ट होता है, कहीं कहीं पर कनेक्ट हो जाएगा ग्रेजिंग वाले से, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझानी है बच्चों कि ये फूड चेन का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मेनली फूड वेब एग्जिस्ट करता है। ज़रूरी थोड़ी है हमेशा ग्रास को ग्रास हॉपर ही खाए भाई, ग्रास को तो बकरी भी खा सकती है, ग्रास को तो गाय भी खा सकती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रास को ग्रास हॉपर खा और एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया जाए, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो फूड वेब एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ने काफ़ी कुछ इस चैप्टर में कवर किया। एक वीडियो मैं और बना के इसमें जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, अप्रॉक्स 45 मिनट्स की, जिसमें हम लोग चैप्टर को पूरी तरह से वाइंड अप कर लेंगे 2 क्लासेस में, ठीक है। तो आज हम लोग ने 50% के आसपास चैप्टर या उससे ज़्यादा चैप्टर को हम लोग ने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो जल्दी ही हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे विद इन अ डे और 2, उसमें हम लोग बचे हुए चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, जैसा भी है, आपको लगातार वीडियोस चाहिए या जैसा भी है, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको जिस तरह के भी वीडियो चाहिए, जो भी आपको चैप्टर्स चाहिए, आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर चैनल के लिंक को और चैनल का कंटेंट भी मैं चाहता हूँ बाकी वीडियोज़ भी आप उनको शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। प्लीज़ डू कनेक्टेड विद आवर चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस एंड कीप मोटिवेटिंग अस इन द सेम वे। थैंक यू।